Hi everybody, welcome to our YouTube channel जिसका नाम है हेमरेज क्लासेस एंड टुडे वी gonna डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी। तो यानी कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब डेमोक्रेसी मतलब कि जो हमारी इंडिया है उसमें लोगों को अधिकार है किस चीज़ का, कि वो अपनी सरकार चुन सके, है ना। इन चीज़ों के अधिकार हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, एक सिंपल मोनार्की चली आ रही है, ये चीज़ नहीं है। मतलब कि हम ही चुनेंगे, अपना भला बुरा सोच समझ के हम चुनेंगे हमारी कंट्री को कौन रूल करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो ऐसी कंट्री में, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो नागरिकों के अधिकार हैं, सिटीजन्स राइट्स हैं, है ना, उनके बारे में बात करना है। ऐसे ही कोई राह चलता राइट नहीं, वो राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको नाम दिया गया है प्रॉपर, है ना, उन राइट्स के बारे में बात करना है। तो सारी चीज़ें देखनी है, वो राइट्स आपको पता है कौन कौन से हैं, पर उससे पहले जो एनसीईआरटी बताती है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और आया है, तो वो चीज़ें डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी। एंड एक बात बता दूं, ये जो नोट्स हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जिसने भी लेने हैं, जिसको भी चाहिए, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी फॉर द डिटेल्स। जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी एंड वो आप नोट्स मुझसे ले सकते हो। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो आप खरीद ना सको, तो आराम से ले सकते हो, मर्जी है। अदरवाइज इसमें से तो आप पढ़ ही रहे हो। Okay, fine. Meaning of democracy. Democracy is a system in which maximum rights are guaranteed to its citizens, right? एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसको मैक्सिमम राइट्स, जिसमें जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें मैक्सिमम राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं, उनके लिए हैं, है ना। और एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट ही हम चुन लेंगे, है ना, जब सरकार ही हम चुन लेंगे, तो राइट्स तो सारे अपने हुए ना। तो एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मैक्सिमम राइट्स सिटीजन्स को गारंटी किए गए हुए हों, तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। फाइन। तो व्हाट डू वी मीन बाय राइट्स? अब राइट्स यानी कि अधिकार का मतलब क्या है? तो अधिकार, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स। ये डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। पहले इतना देखेंगे, देखो, राइट्स जो हमारे अधिकार है वो हमारा क्लेम है, एक तरीके से एक रीजनेबल क्लेम है पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, और मैं हूँ, ठीक है, अभी मेरा क्लेम क्या है, देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ एंड मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने पति को मार रही हूँ, ठीक है। एक समझेंगे, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे, कि जैसे माय हस्बैंड एंड ही इज फेसिंग सम काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो अभी क्या होगा, वो क्या कर सकता है, वो जाकर के मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है जाकर, ठीक है। तो वो क्या हुआ, राइट, उसका वो अधिकार हुआ, है ना। तो वो उसका अधिकार हुआ कि भाई उस वो मुझे परेशान करती है, तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ। तो जो ये राइट्स है, जो उसका वो अधिकार है ना, वो उसका रीजनेबल क्लेम है, यानी कि दावा है। ठीक है, जो राइट्स होते हैं वो क्लेम है उस इंसान का, रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। और उस जो अधिकार है, वो जो अधिकार उस बंदे के पास है, मेरे पति के पास है, कि वो जाकर मेरी कंप्लेंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसके पास भी जाना है वो दरवाज़ा खटखटा सकता है। और इस चीज़ को सोसाइटी भी रिकग्नाइज करती है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, बिल्कुल सोसाइटी भी इसको बोलती है, हाँ, कि भाई किसी के ऊपर वो नहीं, ये हस्बैंड है, वाइफ के ऊपर मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, तो वो जाएगी कोर्ट में, जाएगी, उसका क्लेम है भाई, वो जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करती है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के खिलाफ है। एंड सैंक्शनड बाय लॉ, यानी कि ये चीज़ लॉ के अंदर भी आती है ना, लॉ भी इसको सिग्नेचर करता है, साइन देता है इसके ऊपर, है ना, कि भाई हाँ ठीक है, ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कुछ अगेंस्ट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मुझे अधिकार है प्रॉपर तरीके से जीने का, ठीक है, तो ये मेरा क्लेम हो गया, ठीक है, कि मुझे अधिकार है प्रॉपर तरीके से जीने का,
तो अधिकार है, ठीक है, मतलब कि राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ है, तो ठीक है मेरे को अधिकार जीने का प्रॉपर तरीके से, तो उस अधिकार को जीने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं घरों में चोरियां करती हूँ, ठीक है, तो वो, लेकिन अब मेरा राइट तो है, पर क्या वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है इस चीज़ को? नहीं करती है। क्या वो लॉ इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है? क्या ये चीज़ लॉ के अंदर आती है कि आप अपना अधिकार के लिए, आप अपने जीने के लिए घरों में चोरियां करें? नहीं आती ना। तो ये चीज़ है कि भाई ठीक है, रीजनेबल क्लेम है, राइट्स हमारे रीजनेबल क्लेम्स है, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी और लॉ दोनों के अंदर आने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, लिखा है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। यानी इसका मतलब हुआ कि जो राइट्स है, उन राइट्स पर हमारा क्लेम है, ठीक है, हाँ ये मेरा अधिकार है, और वो अधिकार किसके किसके ऊपर है, यानी कि दूसरों के ऊपर है। यानी कि अगर कोई दूसरा मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती हूँ। कोई सोसाइटी है, सोसाइटी कुछ गलत काम कर रही है तो मैं कर सकती हूँ उसके अगेंस्ट कुछ। गवर्नमेंट अगर मेरे अधिकारों को दबा रही है तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाकर दरवाजे खटखटा सकती हूँ कोर्ट में, है ना। तो मतलब ये राइट्स जो हैं वो किसी को नहीं बख्शते, सिंपल सी बात है ना। एक पर्सन का ये राइट है तो ये राइट है। आप पढ़ रहे हो, आपका ये राइट है कि आप इस वीडियो को देखो। आपसे अगर कोई फोन छीनता है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ओके, राइट्स आर मस्ट टू इंश्योर द डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड फेयर प्ले टू ऑल द सिटीजन। मतलब कि ज़रूरी है राइट्स, है ना, राइट ज़रूरी है आपकी डिग्निटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए और एक फेयर प्ले के लिए, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें आप मतलब फेयर हो, है ना, कोई चीटिंग ना हो आपके साथ। अच्छा, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मोतीलाल नेहरू कमिटी, एक कमिटी थी, द मोतीलाल नेहरू कमिटी, एंड दैट कमिटी डिमांडेड सम बिल ऑफ राइट्स, कुछ बिल ऑफ राइट्स थे, है ना, इन 1928। उन्होंने कुछ बिल ऑफ राइट्स डिमांड किए थे, कुछ राइट्स डिमांड, कुछ राइट्स की कुछ लिस्ट थी एक, वो डिमांड इन्होंने करी मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में। क्या बिल ऑफ राइट्स थे? लिस्ट ऑफ राइट्स दैट आर मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है, उन राइट्स को, हमारे संविधान के अंदर जो राइट्स हैं, जो लिस्ट एक बनी हुई है कि हाँ ये राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जिसके खिलाफ ना मैं जा सकती ना मेरी सरकार जा सकती, है ना। कुछ ऐसे राइट्स जिनको हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, तो आपको ये लिखना है, लिख लीजिए। उसके बाद है आर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जब ये 1928 में तो हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, है ना, बाद में हमें 1947 में जाके फ्रीडम मिली। तो फ्रीडम के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे राइट्स लिस्ट करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, अपने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स लिस्ट करे गए जो कि प्रोटेक्ट भी रहे, मतलब कोई इनको दबा ना पाए, कोई भी किसी भी कंडीशन में इन राइट्स को कुचल ना सके, और उन राइट्स को बोला गया फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। सब जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो मैं कराऊंगी आपको लास्ट में, पर उससे पहले बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। देखो उसके बाद क्या है, ये चीजें देखते हैं। प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज ये सबको पता है। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, है ना, यानी कि मतलब कि सरकार भी इसे खारिज नहीं कर सकती है। ऐसे राइट्स हैं, बहुत जरूरी राइट्स है, फाइन। अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ऑल्सो यस, ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इसको? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ पे, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, सब कुछ लिख लीजिए, ठीक है। एंड आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 के बीच में ये सारे फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग फंडामेंटल राइट्स जो आप और मैं इंजॉय करते हैं, ये 12 से 35 के बीच में आर्टिकल्स में दिए गए हैं। इसमें 6 राइट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, 6 तरीके के राइट्स इंक्लूडेड हैं, और पहले 7 थे, ठीक है। इस चीज़, ये आपको पता है ना, ये तो बहुत वो चीज़ है,
तो इसमें 6 राइट्स इंक्लूडेड है, पहले 7 थे एंड एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला हटाया गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी अपने फंडामेंटल में आता था पर उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? एक संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट आया, ठीक है, एक 44th संशोधन आया जो कि आपका यहाँ पे था 1978 में हुआ था ये संशोधन। और उस संशोधन के तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में शामिल कर दिया गया और बोला गया कि हर किसी को प्रॉपर्टी का अधिकार है। और ये चीज़ बोली गई आर्टिकल 300A में, ठीक है, किसमें बोली गई प्रॉपर्टी का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है किसमें, आर्टिकल 300A। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके, ठीक है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। देखो डॉक्टर अंबेडकर से ना एक क्वेश्चन भी आया था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें पता होना ही चाहिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, ये सब राइट्स में से ही निकल के आया होगा, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमने नहीं पढ़ा था, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ये हम नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा था। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो तरीके से हैं, दो उसमें हैं। क्या क्या है कि एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो दीज राइट्स। पहला तो ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इन राइट्स का कि हर सिटीजन को फॉलो करना है ये। और दूसरा क्या है, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट मेक्स लॉ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मतलब हर बंदा इसको देख तो पहली बात फॉलो करे एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये अधिकार जो है हर किसी के ऊपर इसका वो होना चाहिए, मतलब कोई भी इसको वो ना कर सके, दबा ना सके, है ना। यानी कि जो बना रहा है वो खुद भी इन लॉ को नहीं दबा सकता, जो हमारी सरकार है वो इन लॉ को नहीं दबा सकती। अगर ये लॉ मेरा है तो ये लॉ मेरा है, कोई भी मुझे इस लॉ से डिनाई नहीं कर सकता। ये लॉ हर लॉ के ऊपर है, ठीक है, यानी कि ये राइट्स हर लॉ के ऊपर आते हैं, ठीक है। और अपने इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक राइट बनाया गया है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो पेशेंस रखेंगे, सारी चीज़ें A to Z क्लियर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 3 केस स्टडीज आई हैं। देखो ये केस स्टडी से ना एक क्वेश्चन निकला था, इसीलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहली केस स्टडी यानी कि इसमें 3 केस स्टडीज़ बताई गई हैं जहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई लॉ नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे, तो लोगों को जो है बहुत परेशान किया गया वहाँ पे, है ना। तो पहला है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। क्या? प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। तो ग्वांटानामो बे एक जगह है, ठीक है, आपके वर्ल्ड में एक जगह आती है, ये ग्वांटानामो बे नाम से है। वहां पे प्रिजन हुआ यानी कि कैद हुई। देखते हैं, देखो इन ग्वांटानामो बे 600 पीपल वर अरेस्टेड फॉर सिली रीजन। देखो वहां पे क्या हुआ, इस बे में क्या हुआ, 600 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया और रीज़न बहुत सिली सा दिया गया कि ये हमारे दुश्मन हैं और जो हमारा कोई एक युद्ध हुआ था, किसी के साथ हमारी एक फाइट रही थी, वॉर हुआ था, उसमें इनका हाथ था। तो मतलब ऐसा कोई रीज़न दे करके उन्होंने उन 600 लोगों को वहाँ से उठाया उनकी कंट्री से, ठीक है। एंड दे वर ट्रीटेड बैडली, बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। एंड दे वर अरेस्टेड अंडर नो बडीज नॉलेज। उनको मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया और किसी को पता भी नहीं था कि क्यों अरेस्ट किया गया या अरेस्ट किया गया, इस ऐसे कुछ पता नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ राइट्स से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका इन्फ्रिजमेंट हुआ, यानी कि उनका एक तरीके से उल्लंघन हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जब इस मामले की खबर जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक आपका एक इंटरनेशनल वो है आपका यूएन की तरफ से है, तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने जब देखा वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो यूएन था ना उसने कहा कि ये सबको बंद किया जाए अभी के अभी, पर जो यूएस की गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले उसमें प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सेकेंड केस स्टडी जो आती है वो ये आती है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रूल ऑफ हेरिडिटरी किंग, यानी कि मोनार्की। ये वाला क्वेश्चन ना आया था पिछली बार 2018 में कि मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की मतलब क्या होता है। तो क्या होता है मोनार्की? मोनार्की होता है जहाँ पे एक ही राजा पूरी कंट्री को रूल कर रहा होता है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता अपने राजा को इलेक्ट करने का, जैसे हमें है ना अधिकार, हम चुनते हैं। तो यहाँ पे कोई अधिकार नहीं था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, राजा है, राजा के बाद राजा का ही बेटा है ना, इस तरह से। तो मतलब कि एक ही जो किंग है, एक वो है, वही इस कंट्री को रूल करेगी और कोई नहीं। तो रूल ऑफ हेरिडिटरी किंग चलता था यहाँ पर। तो क्या यहाँ पे बहुत इसीलिए यहाँ पे बहुत राइट्स का वो होता था। क्या होता था? पीपल हैव नो राइट टू इलेक्ट, ठीक है, पहली चीज। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, का कोई फ्रीडम नहीं है, कोई भी धर्म, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी धर्म, हमारा क्या है कि मैं चाहूँ तो अभी अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज कर सकती हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। कंडीशन, वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार थी। तो टेस्टिमोनी ऑफ वन मैन इज इक्वल टू टू वुमेन, यानी कि मतलब जो भी ताकत वगैरह जैसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, एक मैन की जो थी, एक आदमी की जो थी, वो दो औरतों के बराबर थी, है ना। तो मतलब बहुत सारा ये था कि वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता तो किसी को कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, ये दूसरी दूसरी केस स्टडी ये थी। थर्ड केस स्टडी आई आपकी। अब ये क्या चीज है, देखो, कोसोवो क्या है ना, एक प्रोविंस था, कहाँ पर? यूगोस्लाविया में। जैसे ये मान लो यूगोस्लाविया है, यहाँ पे यूगोस्लाविया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है कोसोवो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोसोवो में क्या थे? कोसोवो में आपके थे, एक सेकेंड, यहाँ पे अल्बेनियंस रहते थे, ठीक है, अल्बेनियंस। और जो यूगोस्लाविया था ना, एंटायर कंट्री हो गई ना, ये यूगोस्लाविया एक एंटायर कंट्री हो गई, और उस कंट्री के अंदर अपना एक प्रोविंस था जो उसको हमने कोसोवो बोला। इस कोसोवो में अल्बेनियंस की मेजोरिटी थी, और पूरी कंट्री में, है ना, इसको हटा करके, ये कोसोवो पार्ट हटा करके पूरी कंट्री में देखिए तो जो सर्ब्स ज्यादा थे, कौन थे? सर्ब्स ज्यादा थे, वो मेजोरिटी में थे। तो अब इस पूरे यूगोस्लाविया का जो वो बना, कौन बना? राजा वाजा जिसे भी कहते हैं, वो एक सर्ब नेशनलिस्ट ही बना, है ना, सर्ब का ही आदमी था वो, और वही बना इस पूरे उसका। तो वहां का राजा भी एक छोटी सोच का बना, और जो कि एक सर्ब नेशनलिस्ट था। तो फेवर वो सर्ब्स को ही करता था, यानी कि इन्हीं को जो है फेवर भी करता था। और अल्बेनियंस तो जो थे वो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किए जाते थे, है ना, ताकि, अब ये सब था बहुत, मतलब आप ये लगाओ कि ऐसे ही घुस करके अल्बेनियंस को मारने पीटने लग जाते थे, बच्चों को मारने लग जाते थे, उनके पतियों को मार देते थे। तो मतलब बहुत सारा टॉर्चर इन्होंने झेला था। तो अब क्या था, ताकि ये सब ना हो, सिक्योरिटी हो, फेयर डिसीजंस हो, इसीलिए राइट्स बहुत जरूरी रहे, है ना। तो राइट्स क्यों जरूरी रहे, अब ये भी देखना है हमें। राइट्स जरूरी थे ताकि एक जो भी हमारी डेमोक्रेसी है ना, जैसे मेरी कंट्री है इंडिया, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेसी बनी रहे, है ना, यानी कि वो डेमोक्रेसी सस्टेन रहे, वो डेमोक्रेसी बनी रहे, उस डेमोक्रेसी का कोई उल्लंघन ना हो, इसीलिए राइट्स बहुत जरूरी थे, है ना। अच्छा, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजर। राइट्स क्यों जरूरी थे? ताकि जो माइनॉरिटीज है, यानी कि जो कम मात्रा में हमारी कंट्री में है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं मेजॉरिटी जहाँ होती है वहीं भेड़ चाल जहाँ होती है, वही मतलब कहते हैं ना कि ठीक है, मतलब जो बंदा थोड़ा सा अलग चलता है उसको हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना। मेजॉरिटी है तो वो मेजॉरिटी है भाई, तो वो चीज़ नहीं है, मतलब माइनॉरिटीज को भी अच्छे से प्रोटेक्शन मिले। राइट्स जो है सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट, जो है गवर्नमेंट अपनी ना चलाए, इस वजह से भी राइट्स जो है बहुत ज़रूरी रहे, है ना। तो इसीलिए हमारी कंट्री में राइट्स का होना ज़रूरी हुआ। यानी कि हर कंट्री में, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो हमारी कंट्री में जो राइट्स ज़रूरी थे, जो कुछ ऐसे राइट्स थे, उनको नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और वो कौन कौन से थे? वो ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? 6 फंडामेंटल राइट। पहले मैंने कहा क्या था कि 7 राइट्स थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के तहत।
तो अब क्या है, अब 6 राइट्स बचे और जो 6 राइट्स थे वो ये वाले थे, यहाँ आप देख सकते हैं ना। तो कौन कौन से राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू इक्वालिटी। तो ये सारे राइट्स हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में रहा, है ना, 14 से लेकर के 18 के बीच में इस राइट का जिक्र है। तो 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे हर बंदा बराबर है। 15 बोलता है कोई भेदभाव नहीं होगा कास्ट के बेसिस पर। रिलीजन, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको फेवर ज्यादा किया जाएगा, या वो क्रिश्चियन है या वो मुस्लिम है तो उसको फेवर ज्यादा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट, उसका भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यानी कि मान लो मैं किसी कास्ट की हूँ, जैसे जनरल, है ना, अपना जनरल और ओबीसी एंड एससी एसटी एंड ये मतलब ये सारी अपनी कास्ट है, तो मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा बोला गया। 16 बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उन सभी को, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 17 बोला गया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि छुआछूत चलेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि किसी को तुम ये इस कास्ट का है तो उसको टच नहीं करना है, उसको मंदिर में नहीं घुसने देना, ये पहले बहुत चीज़ें होती थी। और मैं बताऊं, इन्हीं चीज़ों की वजह से रिजर्वेशन जैसी चीज़ हमारे देश में हमें देखने को मिली। हम कहते हैं ना रिजर्वेशन क्यों है ना, यानी कि उनको जॉब्स में फायदा इतना क्यों है, कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है ना। तो ये चीजें क्यों, क्योंकि पहले जो था ना, पहले लोगों को, हमारे जो ये भाई बंधु है ना, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। अरे यार, अरे जाओ जाओ यार। हाँ, तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी और उसी के चलते इसीलिए रिजर्वेशन जैसी चीज लाई गई, ताकि हर बंदे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है तो इसको भी उतना ही दिया, और इसके पास बहुत कम है इसको भी उतना ही दिया। तो ये कैसा हुआ, ये अमीर था तो अमीर तो और अमीर बन गया, वो गरीब था, गरीब इक्वल तो नहीं मिल पाया ना उसको। मतलब उस ये था, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नीड के अकॉर्डिंग सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि किसी के ऊपर नाम वाम नहीं रखना है, ठीक है, किसी के ऊपर ऐसे नाम वाम नहीं रख देंगे उल्टे सीधे किसी के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम किन किन चीजों में, देखो 19 से 22 के बीच में ये आता है। 19 वाला बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ पर मुझे अपनी लिमिट में ही बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे दंगेबाजी करता चला आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। बोलने की आज़ादी है पर थोड़ा सोच समझ के बोलोगे तुम खुद भी तो, है ना। आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, सोचने पे किसी का कोई रोक नहीं है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे जो देश के हित में ना हो, ठीक है। और मूवमेंट, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। रेजिडेंस की फ्रीडम है, यानी कि आप कहीं भी रह सकते हैं जहां आपका मन करे। कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, यानी कि किसी भी धंधे में, किसी भी जॉब में आप जा सकते हैं, है ना। 20, आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। समझो, जैसे अपराध किया किसी ने, कोई अपराध कर दिया किसी ने, तो अब क्या है कि उस अपराध में ना कुछ लोगों को मतलब जैसे मान लो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बंदे को, तो अब क्या है कि उस बंदे के पास ये राइट है, उस बंदे के पास ये राइट है कि सिंपल नहीं, मतलब ये है इसका, अब फिर से समझेंगे। प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि ध्यान से समझेंगे कि मान लो मैंने किसी को आज की डेट में गोली मार दी, ठीक है, मैंने किसी बंदे को गोली मार दी, मुझे गुस्सा आया, मैंने बंदे को गोली मार दी, मैंने अपराध किया, फाइन। लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि गोली मारने वाले को सजा मिलेगी, है ना, गोली मारने वाले को यानी कि किसी की जान लेने वाले को पनिशमेंट मिलेगी, ऐसी कोई मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ही नहीं।
तो अब मुझे सजा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मान लो आज से 4 दिन बाद ये लॉ बन जाता है कि भाई लॉ बन गया है, अब जो है गोली मारने वाले को सजा होगी। तो अब क्या है, जिस डेट पर वो लॉ बना है ना, उसी डेट से वो लॉ जो है सामने रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 दिन पहले, लॉ बनने से 4 दिन पहले गोली मारी थी तो मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, नहीं। मैं वो काम लॉ करने से पहले कर चुकी थी, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ बनने से पहले कोई काम हुआ है उसके बाद लॉ बन गया 4 दिन बाद, तो आप आपके पास अधिकार है कि उस बंदे को आप अरेस्ट कर सके, नहीं। लॉ बनने के बाद जो भी कुछ हो रहा है आप उसको करिए। ये चीज। और दूसरी चीज ये भी कि अब जैसे सिंपल सी बात है कि क्या हुआ, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने गोली मार दी, मुझे सजा मिल गई, पनिशमेंट मिल गई, मुझे 4 साल की जेल हो गई। मतलब बहुत कम है, ये है ना। लेकिन मैं मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको अब ऐसे कनेक्ट मत करने लग जाना कि अब मेरे को 4 साल की सजा हो गई, पनिशमेंट मुझे 4 साल की मिल गई, मैं आ गई, उसके बाद दोबारा कोई केस उठा तो अब ऐसा नहीं है कि फिर मुझे उसी अपराध के लिए दोबारा से 4 साल की जेल झेलनी पड़ेगी, नहीं, ऐसे नहीं। एक बार हो गया हो गया, आपने मार दी गोली, आपने पनिशमेंट झेल ली, खत्म, है ना। ये चीज समझ गया इस चीज को, वेरी गुड। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना, आप क्लास में जब छोटे थे आप बातें करते थे और ये फालतूपंती करते थे तो टीचर क्या करती थी, आपको पनिश कर देती थी। एक बार आपको खड़ा कर दिया, जब खड़े हो जाओ वहां पे, पनिश कर दिया, उसके बाद आप 10-15 मिनट के लिए खड़े रहे, वापस आ गए, अपनी सीट पे बैठा दिया। अब क्या है, अब 10 मिनट टीचर को फिर कुछ हुआ, उसने बोला जाओ फिर से तुम खड़े हो जाओगे, नहीं, एक बार वो पनिशमेंट झेल चुका, अब नहीं झेलेगा, ठीक है। अब दोबारा टॉकिंग करता है ना वो, तो दोबारा जाएगा। समझे इस चीज को, मैं दोबारा गोली मार देती हूँ किसी को तो मैं जाऊंगी, समझिए ना। अच्छा, उसके बाद है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी ये क्या है यार, देखो अब ये सिंपल सी बात ये है कि आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी की लाइफ छीन सके, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ छीन सकूं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है तुम मेरी लाइफ छीन सको, समझ गए, बस इतना सा है कि मतलब कि हर किसी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। उसके बाद 21 हुआ, 21A, उसके बाद 21, अब देखो जो हमारा नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ऐसे ही था, 1 2 3 4। अब अगर 5 इस तरह से बन गए थे, पूरे आर्टिकल्स बन गए, है ना। अब क्या है, मान लो हमें कोई इसमें बीच में हमें कोई वो करना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसमें 2A 2B इस तरह से चेंज करेंगे, है ना। बीच में घुसाना, बीच में डालना है ना, तो मतलब कि समझ गए। तो ये तो 21A एक अमेंडमेंट हुआ, 86 अमेंडमेंट था ये। और ये हुआ क्या, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे को 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक की एज के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये वाला जो राइट था वो आया 21A में, ठीक है। उसके बाद 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आप समझिए इस चीज को क्या है। मान लो मुझे पुलिस उठा करके ले गई, मैंने कोई क्राइम किया, मुझे पुलिस ने उठाया, जेल में बंद किया। अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना गुनाह एक तो अपने आप को प्रूफ कर सकूं, पहली चीज, ठीक है, कि मैं इनोसेंट हूँ, गिल्टी नहीं हूँ उस चीज के लिए, ये राइट है मेरे पास एक तो। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर पुलिस ले गई है तो उसको विद इन 24 आवर्स उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट में मुझे पहुंचाना होगा। यानी कि आपको ये नहीं है कि आप 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए आप रखे हुए बंदे को, जी नहीं, आपने अरेस्ट किया, आपको ये करना ही पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप नियर बाय कोर्ट में जाइए और उसका मुकदमा चलाइए। सिंपल सी बात ये होगी, है ना। तो ये चीज है। तो इस चीज के लिए हमें भाई प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके आपने उसको वहां रख लिया, तो ये चीज हो गई। तो ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपको समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसमें क्या, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यानी कि ट्रैफिक मतलब वो गाड़ियों का जाम लगना ट्रैफिक होता है, पर इस केस में वो ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, मतलब कि इंसानों को बेचना और खरीदना, ये होती है ट्रैफिकिंग, है ना। तो भाई ये चीज बिल्कुल नहीं की जाएगी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। 23 आर्टिकल में इस चीज को बोला गया, कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं चलेगी, यानी कि किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि
बाल मजदूरी नहीं होगी, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो 14 साल से नीचे हैं, वो कोई काम नहीं करेंगे। अब देखो छोटे मोटे काम है, जैसे यहाँ काम का मतलब पता है क्या है, कि जैसे कोई ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे जो उनके लिए डेंजरस हो, कोई ऐसी फैक्ट्री, क्रैकर्स बनाने, है ना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेंजरस हैं बच्चों के लिए, क्या हम जैसे बड़े बूढ़ों के लिए भी डेंजरस है यहाँ पे। लेकिन बोला गया प्रोहिबिशन है चाइल्ड लेबर पर, है ना, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं। अब जैसे साड़ी की दुकान पे है, साड़ी की दुकान पे साड़ी बेच रहे हैं, ठीक है। अब भाई कोई 15 16 या 14 साल का बच्चा वहां बैठा हुआ है ना, वो भी दिखा देता है एक सूट फैला करके, देखिए जी। अब इसको कोई चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको खुद इस चीज से समझ में आ रहा है कि आप कोई भी रिलीजन ले सकते हो। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये बोला गया है। 25 में बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। सिंपल सी बात है, यानी कि आप कोई भी रिलीजन ले सकते हैं, किसी भी रिलीजन को आप प्रोपिगेट कर सकते हैं। प्रोपिगेट प्रचार करना, है ना, तो मतलब किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक आपको नहीं है। पर आप हाँ जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम अपना रिलीजन छोड़ के इस रिलीजन में आओ, वरना तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ओके 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप मतलब फ्रीडम है आपको कि कुछ भी जैसे रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप मैनेज करने का फ्रीडम है आपको। सिंपल है। 27 बोलता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है भाई, फ्रीडम है, आप टैक्स पे कर सकते हो। प्रमोशन करना है आपको किसी रिलीजन का, पर्टिकुलर रिलीजन का, तो आप जो है टैक्स पे करोगे, ये फ्रीडम है आपका, मतलब कर सकते हो, है ना। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी कहीं पे भी रिलीजन का कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो उसको आप अटेंड कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि 29 एंड 30 आर्टिकल में है। 29 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटीज है, जो कम मात्रा में हमारे देश में लोग हैं, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन उनको देना। ऐसा नहीं है कि वो दबे चले जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी उनको दबाई जा रही है, उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, कल्चर वगैरह सब उनका ध्यान, मतलब पूरी उनकी प्रोटेक्शन है उन, ठीक है। 30 बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनको अधिकार, उनको फ्रीडम है, छूट है उनको कि वो इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं ना, कोई रोक टोक उनको नहीं की जाएगी। अगर वो चाहें, उनके पास पैसा वगैरह सब है, तो आराम से खोलो, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक था। तो इसमें मेन जो है वो आर्टिकल 32 है, वही हमें पढ़ना भी है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर इन राइट्स में, जो अभी तक आपने 5 राइट्स पढ़े, सारे जितने भी पढ़े, अगर इन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो आपके पास अधिकार है, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में जाओ, आप वहां उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। ऐसा राइट भी हमारे पास है। समझ गए इस चीज को? मतलब कि उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक राइट हमारे पास है। तो यानी कि तुम सेफ हो इस कंट्री में, फिर भी इतने क्राइम होते हैं, छोड़ो, ठीक है। हार्ड, अच्छा, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है वो हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हार्ट मतलब हृदय और आत्मा है हमारे संविधान का की। उसके बाद आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये जो है एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। और इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसमें जो मेंबर्स है वो कौन कौन है? काफी बड़े बड़े हैं ना, जैसे रिटायर्ड जजेस, उनको अच्छी खासी नॉलेज है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ऑफिसर्स हैं कुछ, और कुछ एमिनेंट सिटीजन्स हैं। तो मतलब कि जो मेंबर्स हैं इनके, आप ये देख लेना, ये मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो NHRC है, दैट NHRC वर्क्स फॉर सिक्योरिंग द राइट्स, मतलब ये हमारे राइट्स को बचाने का काम करता है।
ठीक है। ऐसा एनएचआरसी जो है हमें मान लो मैंने किसी राइट का वायलेशन किया तो वो मुझे पनिश नहीं कर सकता। एनएचआरसी के पास ये राइट नहीं है कि वो मुझे पनिश करे और दूसरे के राइट को बचाए। बस वो ये कर सकता है कि मेरे साथ अगर जैसे कुछ गलत हुआ है तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करेगा ताकि ये चीज़ की पहुंच ऊपर तक जाए और मुझे मेरा अधिकार मिल सके, है ना। तो ये चीज़ हुई। अच्छा। अच्छा। अच्छा, एमिनेंट सिटीजन्स मतलब कुछ फेमस बंदा ना, फेमस रिनाउंड और काफी नामी बंदा है तो उसको एमिनेंट सिटीजन बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, ये हमने यूएसए से लिया था, ये चीज हमने यूएसए से ली थी। और क्या है ये, टॉपिक्स विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच टॉपिक्स कैन बी टेकन टू द कोर्ट, दिस इज कॉल्ड पीआईएल। तो मतलब कि सिंपल ये चीज हो गई कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई राइट का वॉयलेशन हो रहा है ना। यानी कि मान लो जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत पोल्यूशन हो रहा है ना, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो बहुत पोल्यूशन हो रहा है तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एनवायरनमेंट के खिलाफ जा रहा है ना। तो क्या हुआ कि भाई कोई एक बंदा इस इशू को ले जा करके कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है, तो इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। मतलब ऐसे इश्यूज को रेज करना कोर्ट में जो पब्लिक के हों, पब्लिक इंटरेस्ट के से रिलेटेड हों। ठीक है, तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ गए इस चीज को आप। तो आपका ये सिटीजन्स राइट यहाँ खत्म होता है। सिटीजन्स राइट इन अ डेमोक्रेसी खत्म होता है। सिटीजन्स राइट इन अ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी में एक बंदे को जो जो राइट्स मिले हैं और वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको A to Z पढ़ने हैं। ऊपर पहले की चीज जो मैंने पढ़ाई है वो भी आपको ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ पे मैं अपने आपसे गुड बाय कहती हूँ। एंड अगली वीडियो मेरी होगी नेचुरल कैलामिटीज पर, या फिर सीधे कंप्यूटर स्टार्ट करूंगी। नेचुरल कैलामिटीज के नोट्स ले लेना, या फिर मैं आ भी जाऊंगी, करा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड लाइक करो।